सो आई थिंक लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था और काफ़ी गैप हो गया पार्ट सेकंड में और पार्ट वन में। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पिछला जो है वो रिवाइज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो पहले वो रिवाइज़ कर लो ताकि आगे आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर हम पिछला हमें याद नहीं होता तो हम आगे भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते चीज़ों से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं। हमारे इतना तो पता चल गया था हमें पिछले पार्ट में कि इंडिया के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन से ली है। ठीक है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो हमारी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इंडिया की। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव किस किस की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंट की एंड प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, इनको ही बोला जाता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल इज प्रेसिडेंट एंड रियल इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है यहाँ पे। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मीनिंग मैंने बता दिया था कि कौन होते हैं जो रूल्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारे पास मिनिस्टर्स की मेंबरशिप भी होती है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, दोनों की लीडरशिप होती है। चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पे होती है, प्राइम मिनिस्टर की पूरे कंट्री में होती है ना। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये भी कई बार कॉन्सेप्ट हमने देखा है, न्यूज़ में सुना भी है कि जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व हो गया, ऐसे करके लोकसभा और असेंबली की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको मोटा मोटा ही याद रखना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को आप रटने बैठोगे, कि पॉइंट्स ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं बता दो जल्दी से। नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव होता है, पार्टी मेजॉरिटी रूल होता है, ठीक है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर की। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की, ऐसे करके। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है, ऐसे करके। ठीक है, आगे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि भाई ये ब्रिटिश पैटर्न पे है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसके कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि पूरा हमने ब्रिटिश से कॉपी कर लिया है, जैसा कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा था इंडिया को कि इन्होंने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉपी कर लिया है। पर ऐसा नहीं है, हमने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने ब्रिटिश पैटर्न पे हमने अडॉप्ट किया है, उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो पहला, इट्स इंडिया का कि नॉट अ सोवरेन बॉडी, है ना। हमारे यहाँ किंग क्वीन वाला सिस्टम नहीं है, नहीं है ना, कोई राजा रानी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो इंडियन स्टेट हैज़ इलेक्टेड हेड, हमारे यहाँ इलेक्ट किया जाता है ना हेड, चुनाव हो के आता है हेड, ऐसे नहीं आ जाता। लेकिन ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में सोवरेन बॉडी है, यहाँ पे किंग और क्वीन रूल चलता है। ठीक है, एक तराना एक थी रानी एक तराजा वाला सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेरिडेटरी हेड होता है कि उसका बेटा, देन फिर उसका बेटा, एंड देन फिर उसका बेटा गद्दी पे विराजमान होता है, ऐसा करके मोनार्की कहते हैं जिसे हम। ये डिफरेंसेस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकेम सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल। अब चाहे वो इंडिया हो या ब्रिटेन हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मेन प्रेसिडेंशियल, या नो सॉरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट अ प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। पहला तो इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब जब इसमें प्राइम मिनिस्टर का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसको प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कह दें, सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंफ्यूज मत होना बस।
सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, तो ये कहाँ से है, मतलब कहाँ से सिंथेसिस हुआ है, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड ये दोनों पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ से आया है, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है। एंड प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल यानी जुडिशरी, इसकी सुप्रीम जुडिशरी को सुप्रीम होना, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट यानी कि यूएसए। ठीक है, तो जब जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात आएगी तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, एंड सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात आएगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, आगे चलते हैं। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। ओके, हमारे यहाँ पे थोड़ा कम स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, जो पावर हमारे पास है यूएसए के मुकाबले में। दिस इज़ बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है जुडिशरी को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये याद रखना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया में है। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में। आर्टिकल 21 आर्टिकल, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया में है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में है। ब्रिटिश मत कर देना, याद रखना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकंडीशनल थ्रू इट्स पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकंडीशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भाई इन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट्री लॉज जो है वो अनकंडीशनल है, हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ने कहा है ये। ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या बोला है, कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अब पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स लाती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करना होता है तो वो मेजॉरिटी के साथ होता है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है, और वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ सही चीज़ नहीं होती है जो कि जनता के हित में नहीं होगी तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू में भेज भी सकती है। तो ये कहा गया है सिंपल सा। ठीक है, जुडिशरी की बात हो रही है तो जुडिशरी हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमने पढ़ा था, तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड भी है भाई, मर्ज मतलब एक साथ होके भी काम करते हैं, बट सेपरेट भी हैं, अपनी अपनी जगह दोनों अलग भी हैं। तो इंडिया एंड यूएसए में क्या फ़र्क है, क्योंकि यूएसए की बात हम यहाँ पे इसलिए करें क्योंकि हमने यूएसए से ये लिया है। ठीक है, याद आया ना, अभी पढ़ा जुडिशियल सिस्टम हमने कहाँ से, यूएसए से। इंडिया में क्या है, इंडिया में क्यों हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, देन आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे भी आते हैं जो लोअर लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा निचले स्तर पे ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं और ज़्यादा ऊपर तक बात पहुंचने नहीं देते, है ना। वो अलग बात है कि ऐसा होता नहीं है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। ठीक है, एक ही सिस्टम है हमारे पास और एक ही सिस्टम में हम सेंटर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं और स्टेट की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम्स कह रही हूँ मैं, मतलब बोथ जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही सिस्टम है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस हाँ लेवल्स अलग अलग है ना। तो ये क्या करता है, ये कोर्ट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। अलग अलग है, स्टेट के लॉज कुछ अलग होते हैं एंड सेंटर के कुछ लॉज अलग होते हैं, बट दोनों को एनफोर्स सिंगल सिस्टम करता है।
अब आते हैं यूएसए में क्या सिस्टम है। यूएसए में फेडरल लॉ है और स्टेट लॉ है, अलग अलग लॉ है। फेडरल लॉ अलग है और स्टेट लॉ अलग है। जिसको फेडरल लॉज को कौन देखता है, फेडरल जुडिशरी, एंड स्टेट लॉज को कौन देखता है, स्टेट जुडिशरी। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ही पावर है, एक ही सिस्टम है। इनके पास दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग लॉज को संभालने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिया ने क्या, इंडिया के पास मतलब फीचर्स देखते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के पास, एंड सुप्रीम कोर्ट कैसा है, फेडरल कोर्ट है, स्टेट और सेंटर दोनों पे काम करता है, फेडरल कोर्ट है। ओके, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, है ना, बोला जाता है ना फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अहित हो रहा है या फिर उसको कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ी हुई, ठीक है, तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। पहली, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, ठीक है, कि भाई आप इतने साल से ज़्यादा नहीं काम करोगे। ठीक है, वो अलग बात है कि आगे बताऊंगी। फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, जैसे कि हमारे पास सबसे अभी कुछ टाइम पहले DY चंद्रचूड़ जी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बट उनका जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तो अभी कौन है, सूर्यकांत, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एंड DY चंद्रचूड़ जी के बाद कौन आए थे, संजीव खन्ना जी, है ना, संजीव खन्ना जी। अच्छा, यहाँ पे देखो, फिक्स सर्विस कंडीशन ऑफ फॉर द जजेस, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन थे मतलब पहले DY चंद्रचूड़ जी थे जो कि काफ़ी फेमस थे ऑब्वियसली। देन उनका जब टेन्योर ख़त्म हुआ, उनका जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तो कौन बने, संजीव खन्ना जी बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड उनके बाद जो है अभी रिसेंटली कौन है, सूर्यकांत जी, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसे करके जो उनका कार्यकाल है वो खत्म होता रहता है, एंड देन अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते रहते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना भी खर्चा होता है, वो कहाँ से चार्ज किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, आप रिटायरमेंट के बाद जब आपका कार्यकाल खत्म होता है, जब आपकी एज वो फिनिश होते हैं, रिटायर हो जाओ आप, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। पावर टू फिनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से अलग होती है जुडिशरी। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। हाँ, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये चीज़ भी होती है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके किसी अच्छे तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस्ड जज को अगर कोई केस आता है तो उस बेंच में वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ओके, आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, सो पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स की जब भी बात है, जब भी सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए पार्ट 3। क्या क्लिक करना चाहिए, पार्ट 3। 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, ठीक है, सारे सिटीजन्स के लिए। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक 4 आर्टिकल आते हैं इसमें, तो आपको याद होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, जो कि है आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, एजुकेशनल राइट्स, सभी को पढ़ने का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30।
आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, अब यहाँ पे पूछोगे कि 31 कहाँ गया, है ना। जब ऐसे सीक्वेंस आ रहा है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और फिर 32, 31 कहाँ गया, तो 31 यहाँ है। आर्टिकल 31 जो है वॉज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, पहले था पर बाद में डिलीट कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1978 में। ठीक है, 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत। तो 1978 इसका आधा कर लो, 8 है ना, तो 44 अमेंडमेंट। ऐसे ही मैंने बताया था, कौन सा, केशवानंद बताया था, है ना? नहीं, केशवानंद बताओ कब था? 1973। ठीक है, तो ये है। आगे ये देखो, इट इज़ मेड अ लीगल राइट, ये एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मीन टू प्रमोटिंग ऑफ आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या बना दिया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। पार्ट 12 में आता है ये। फंडामेंटल राइट मीन टू प्रमोटिंग एन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल का आइडिया क्या था कि हम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करें, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी है, ये चीज़ था। ठीक है, ये चीज़ था नहीं, तो समझ में आ गया। रिवाइज करना इसको अच्छे से, याद हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू रिलीजन 25 से 28, एजुकेशनल राइट और कल्चरल राइट 29 और 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। 31 को हटा दिया, जो कि एक लीगल राइट बन चुका है आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में। ओके, कौन से अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से 1978 में। operate as limitations on the training of the executive and arbitrary laws of the legislature, justiciable in nature। ठीक है, जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ वायलेशन होते हैं। जब भी कोई वायलेशन होगा तो भाई कोर्ट पे वो एनफोर्स करेगा। ठीक है, आप जा सकते हो अगर आपका कोई वायलेट करता है आपका फंडामेंटल राइट तो। ठीक है, जस्टिसेबल इन नेचर होता है, जस्टिस मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्वारंटो फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये जो 5 चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसका नाम देख लो, कुछ नया नया सा लग रहा हो तो इसे पुराना कर लो देख देख के बार बार। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, चलो आगे चले। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, नॉट सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का क्या मतलब होता है? पवित्र, पवित्र नहीं है ये वैसे तो। ठीक है, कैन बी कर्टेल्ड और रिपील बाय द पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बदले जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, पार्लियामेंट द्वारा। ऑल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी ना तो तुम्हारे राइट टू रिलीजन और राइट टू फ्रीडम और ये सब ना धरे के धरे रह जाएंगे। तो राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो तुम्हारी रक्षा करना है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल के लिए, नेशन के लिए। तो अपने राइट्स के लिए चुप बैठ जाओ भी, पहले बाहर के कन्फ्लिक्ट से देश निपटेगा, फिर तुम्हें वापस दे देगा तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई ये तो हमेशा ही चाहिए हमें। और मतलब देखो, जब कर्फ्यू लगता है तो तुम ये बोलते हो कि मुझे भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे फ्रीडम चाहिए, है ना, राइट टू फ्रीडम, मैं बाहर जाऊँगा। नहीं जाते हो ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है दिक्कत है, बाहर नहीं जाना है। तो ये होता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के तहत आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 के तहत। ठीक है, DPSP पढ़ ले क्या? हाँ चलो पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? DPSPs। ओके,
DPSPs. According to B.R. Ambedkar, the DPSP is a novel feature of the Indian Constitution. Novel, not noble, novel. Okay. Part 4 फंडामेंटल राइट्स कौन सा था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी. Part 3. Part 4 आता है आपका DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. तीन ब्रॉड कैटेगरीज में है: सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल. DPSP मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है. सीक टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया. वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए ये बनाए गए थे. नॉन जस्टिसेबल होते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं नेचर में और एनफोर्सेबल भी होते हैं, बट DPSP इज नॉट enforceable or not justiciable. It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. ठीक है, स्टेट की ड्यूटी होती है. They impose moral obligation on the state authorities for their applications. ये देखो, in Minerva Mill case 1980, 1980 में मिनर्वा मिल केस आया था. The Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and the DPSPs. So अगर क्वेश्चन आता है the bedrock of the balance वाली बात कब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो bedrock of the balance between the fundamental rights and DPSPs मिनर्वा मिल केस में 1980 में कही गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा. 1980 मिनर्वा मिल केस में क्या बात हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs यानी कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मिनर्वा मिल केस में कही गई थी. ठीक है, इसकी स्टोरी हम बाद में कवर करेंगे. सो अभी के लिए इतना ही. पढ़ते रहो और रिविजन. That's it for the day. Do